हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी और कैसे चल रही है आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स अच्छी चल रही होगी। आपकी तैयारी को दोगुना करने के लिए हम आज की वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के अनसोल्ड पेपर 2025 के सेट नंबर 6, जिसका पेपर कोड है 347 KF। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इसके पार्ट 4 को करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को कराया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहाँ से जाकर जरूर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने अनसोल्ड पेपर 2025 के सेट नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 को कराया था, जिसका पेपर कोड था 347 KA, KB, KC, KD और KE। अगर आपने वो वीडियोस भी नहीं देखी तो मैंने उसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। और फ्रेंड्स, मैंने हिंदी का, बायोलॉजी का और फिजिक्स के अनसोल्ड की प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ से जाकर जरूर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज की वीडियो में हम कौन कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कौन कौन से क्वेश्चन करने वाले। तो ये देखिए प्रश्न नंबर 6। देखिए प्रश्न नंबर 6 के यहाँ तक का पार्ट तो हमने यहाँ पर कर लिया था, लेकिन देखिए प्रश्न नंबर 6 में अथवा करके पूछा गया था। या तो आपको इसका आंसर करना था या आपको इसका आंसर करना था, क्योंकि देखिए क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे 5 मार्क्स का पूछा गया। तो देखिए, कल की वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 6 के का पार्ट तक यहाँ तक करा था, लेकिन आज की वीडियो में हम प्रश्न नंबर 6 के अथवा वाले क्वेश्चन निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करेंगे को करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम इस वाले क्वेश्चन करने वाले हैं, उसके बाद हम प्रश्न नंबर 6 के ख पार्ट को करने वाले हैं। आगे देखिए, अब देखिए ख पार्ट में ही अथवा करके क्वेश्चन पूछा गया, हम आज की वीडियो में इसको भी करने वाले हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 7 का का पार्ट, एसिटाल्डिहाइड बनाने की विधि की रासायनिक समीकरण लिखिए तथा एल्डोल संघनन तथा क्रॉस एल्डोल संघनन पर टिप्पणी लिखिए। तो आज की वीडियो में हम यहाँ तक सॉल्व करने वाले हैं। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। और देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि देखिए हर साल क्या होता है, हर साल 7 पेपर सेट बनते हैं जो कि हर जिले के अलग अलग होते हैं। तो उन 7 पेपर सेट में से ये क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आपको 2019 से 2025 तक जितने पेपर सेट आए हुए हैं उनको अच्छे से तैयार कर लेना है। अगर आपने बस उनको ही तैयार कर लिया ना, तो आपको 70 में 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6 का पार्ट का अथवा करके पूछा गया था हमसे, निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करेंगे। और देखिए ये क्वेश्चन डायरेक्टली हमसे 5 मार्क्स का पूछा गया था। तो देखिए इसमें हमें बताना है मैथिल आयोडाइड से एथेन कैसे प्राप्त करेंगे और प्रोपीन से एलिल क्लोराइड कैसे प्राप्त करेंगे। आगे देखिए प्रोपीन से आइसोप्रोपिन ब्रोमाइड कैसे प्राप्त करेंगे। अगला है हमारा ब्यूटीन 1 से 1 ब्रोमोब्यूटेन और प्रोपीन से प्रोपाइन कैसे प्राप्त करेंगे। तो आज की वीडियो में हम ये करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम मैथिल आयोडाइड से एथेन कैसे प्राप्त करेंगे ये देखते हैं। तो देखिए मैथिल आयोडाइड से एथेन यानी कि C2H6 वुटर अभिक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो कैसे, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मैथिल आयोडाइड का सूत्र। तो मैथिल क्या है, मैथिल है CH3, मैथिल होता है CH3 और देखिए आयोडाइड होता है I, यानी कि ये बन गया मैथिल आयोडाइड। और बात करें एथेन की, एथेन होता है हमारा C2H6। तो हम मैथिल आयोडाइड से एथेन कैसे प्राप्त करेंगे, हम यहाँ पर लेंगे मैथिल आयोडाइड के 2 अणु। हमने यहाँ पर लिए मैथिल आयोडाइड के 2 अणु। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर इसकी सोडियम के साथ क्रिया करा देंगे। किसके साथ क्रिया कराएंगे, इसकी सोडियम के साथ क्रिया कराएंगे। और किसकी उपस्थिति में कराएंगे, तो ये कराएंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में कराएंगे, शुष्क ईथर की उपस्थिति में हम इसकी क्रिया करा देंगे। तो हमारे यहाँ पर क्या बनकर तैयार हो जाएगा, हमारा बनकर तैयार हो जाएगा एथेन यानी कि C2H6। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम एथेन। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, इसको बोलेंगे हम एथेन। और हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, हमारा बनकर तैयार हो जाएगा सोडियम आयोडाइड 2NaI बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए ये हमने वुटर अभिक्रिया द्वारा मैथिल आयोडाइड से एथेन बनाया है। और देखिए फ्रेंड, जब भी आपसे रासायनिक अभिक्रिया पूछे यानी कि आपसे ये रिएक्शन पूछे तो आपको क्या करना है, आपको नीचे नाम जरूर मेंशन करना है। तो CH3I इसका नाम था मैथिल आयोडाइड, मैथिल आयोडाइड। और ये क्या है, ये हमारा सोडियम हम इसके नीचे रख देंगे। और देखिए तो इस प्रकार हमने मैथिल आयोडाइड से एथेन प्राप्त किया। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताकर चल रही हूँ। और देखिए आपको क्या करना है, आपको जब भी ये रिएक्शन याद करनी हो तो आप लिख कर याद करिएगा। लिख कर याद करने से आपके दिमाग में लंबे समय तक याद रहेगी और आप इसको भूलोगे नहीं। और फ्रेंड्स ये रिएक्शन ही हमारी ऐसी है कि लिख कर ही याद होंगी। आगे देखिए, आगे है प्रोपीन से एलिल क्लोराइड। तो बताइए हम प्रोपीन से एलिल क्लोराइड कैसे बनाएंगे। तो प्रोपीन की क्लोरीन के साथ उच्च तापमान पर अभिक्रिया कराई जाती है। क्या कराई जाती है,
प्रोपीन की क्लोरीन के साथ उच्च तापमान पर अभिक्रिया कराई जाती है तभी हमारा एलिल क्लोराइड बनकर तैयार हो जाता है। तो देखिए प्रोपीन, प्रोप यानी कि कितने कार्बन, तो 3 कार्बन, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और देखिए लास्ट में क्या है, इन, इन यानी कि डबल बॉन्ड, तो आ गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये क्या है, ये हमारा प्रोपीन है। क्या है फ्रेंड्स, ये हमारा प्रोपीन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इसकी हम किसके साथ क्रिया कराएंगे, इसकी हम क्रिया कराएंगे क्लोरीन के साथ यानी कि Cl2 के साथ, और उच्च तापमान पर कराएंगे यानी कि 400 से 600 डिग्री सेल्सियस पर करेंगे, 400 से 600 डिग्री सेल्सियस पर कराएंगे। तो हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, हमारा बनकर तैयार हो जाएगा एलिल क्लोराइड यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 Cl। तो ये हमारा बनकर तैयार हुआ है एलिल क्लोराइड। क्या बनकर तैयार हो गया, एलिल क्लोराइड, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 Cl। इसको हम बोलेंगे एलिल क्लोराइड। ये हमारा एलिल क्लोराइड बनकर तैयार हो गया। अब देखिए और हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, और हमारा बनकर तैयार हो जाएगा HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो देखिए हमने प्रोपीन से एलिल क्लोराइड कैसे बनाया, हमने यहाँ पर प्रोपीन की क्लोरीन के साथ उच्च तापमान पर अभिक्रिया कराई है, तो हमारा बनकर तैयार हो गया एलिल क्लोराइड। तो यह है प्रोपीन और इसके हमने क्लोरीन के साथ 400 से 600 डिग्री सेल्सियस पर क्रिया कराई है, तो बनकर तैयार हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 Cl। इसको हम बोलते हैं एलिल क्लोराइड। और हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, हमारा बनकर तैयार होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको हम HCl बोलते हैं। अब देखिए अगला है हमारा प्रोपीन से आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड कैसे प्राप्त होता है। तो देखिए प्रोपीन क्या होता है, प्रोपीन होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्रोपीन। क्या है ये हमारा प्रोपीन। अब हमें क्या करना है, हमें प्रोपीन से आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड प्राप्त करना है। तो हम सोचेंगे कि हम प्रोपीन की किसके साथ क्रिया कराएं, हमें ब्रोमीन के साथ क्रिया करानी होगी, तभी तो हमारा आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड बनकर तैयार होगा। तो हम यहाँ पर प्रोपीन की HBr के साथ क्रिया करा देंगे। किसके साथ क्रिया कराएंगे, HBr के साथ क्रिया करा देंगे। तो हमारे यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। क्या प्राप्त हो जाएगा, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH और इसके साथ ही आ जाएगा Br, और क्या बनकर तैयार हो जाएगा, और हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो इसको क्या बोल देंगे, इसको बोलेंगे देखिए CH3 CH इसके साथ आ गया Br, और क्या आ गया, ये आ गया सिंगल बॉन्ड CH3। तो इसको बोलेंगे हम आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। ये हमारा आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड बनकर तैयार हो गया है। और आप चाहे तो इसको हम बोल सकते हैं 2-ब्रोमोप्रोपेन, क्योंकि 1 2 3। तो देखिए 2 पर क्या है, बी आ रहा है यानी कि ब्रोमो, तो 2-ब्रोमोप्रोपेन भी आप इसको बोल सकते हैं, 2-ब्रोमोप्रोपेन हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अगला हमारा ब्यूटीन 1 से 1-ब्रोमोब्यूटेन हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखिए ब्यूटीन 1, ब्यूट आ गया यानी कि कितने कार्बन होने चाहिए, 4 कार्बन होने चाहिए। और देखिए 1 पर ईन है, क्या है, 1 पर ईन है यानी कि 1 पर डबल बॉन्ड है। ब्यूट यानी कि कितने कार्बन, 4 कार्बन, और ईन आ गया यानी कि डबल बॉन्ड, और 1 पर है ईन तो यानी कि 1 पर डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पर आ जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये क्या है, ये हमारा है ब्यूटीन 1। क्या है फ्रेंड्स, ये हमारा ब्यूटीन 1। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम ब्यूटीन 1 की किसके साथ क्रिया कराएंगे, हम कराएंगे HBr के साथ क्रिया। और किसकी उपस्थिति में क्रिया होगी, ये होगी परऑक्साइड की उपस्थिति में, क्रिया होगी, परऑक्साइड की उपस्थिति में। ठीक है फ्रेंड्स, ये होगी क्रिया परऑक्साइड की उपस्थिति में। तो हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, हमारा यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा 1-ब्रोमोब्यूटेन, यानी कि देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br। इसको बोलेंगे हम 1-ब्रोमोब्यूटेन। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, इसको बोलेंगे 1-ब्रोमोब्यूटेन।
ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और देखिए ये है ब्यूटीन 1 CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी हमने HBr के साथ परऑक्साइड की उपस्थिति में क्रिया कराई है, तो हमारा बनकर तैयार हो गया 1 ब्रोमो ब्यूटेन। अगर आपको यहाँ पर ठीक से नहीं दिखाई दे रहा तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br, तो ये हमारा 1 ब्रोमो ब्यूटेन बनकर तैयार हो गया। अब देखिए अगला हमारा प्रोपीन से प्रोपाइन। तो हम यहाँ पर प्रोपीन से प्रोपाइन कैसे प्राप्त करेंगे, तो देखिए हम यहाँ पर प्रोपीन क्या होगा, प्रोपीन होगा हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलेंगे हम प्रोपीन। क्या बोलेंगे, प्रोपीन। अब हमें प्रोपीन से प्रोपाइन बनाना है, तो हम क्या करेंगे, हम प्रोपीन की क्रिया कराएंगे ब्रोमीन जल के साथ और कार्बन टेट्रा क्लोराइड के साथ। ब्रोमीन जल कार्बन टेट्रा क्लोराइड यानी कि CCl4 की उपस्थिति में कराएंगे, तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, हमारा प्राप्त होगा 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन। वो कैसे, क्योंकि देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इसके साथ आ जाएगा Br सिंगल बॉन्ड CH2, इसके साथ आ जाएगा Br, तो इसको क्या बोलेंगे 1 और 2 पर क्या है, 1 और 2 पर क्या है, Br है, तो इसको हम बोलेंगे 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे हम 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन, और हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा। अब देखिए प्रोपेन की हमने क्या कराई, ब्रोमीन जल के साथ क्रिया कराई और कार्बन टेट्रा क्लोराइड के साथ क्रिया कराई, तो हमारा क्या बनकर आ गया, हमारा बनकर आ गया 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन। अब हमारा जो बनकर आया 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन की, इसकी हम क्या करेंगे, इसकी हम अल्कोहल या KOH की उपस्थिति में क्रिया करा देंगे। ठीक है, और तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा हमारा -2HBr, यानी कि हमारे यहाँ से HBr निकल जाएगा, तो हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, हमारा बनकर तैयार हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको बोलेंगे हम प्रोपाइन। क्या बोलेंगे, प्रोपाइन। और देखिए इसका जो ये तो इसका IUPAC नाम है प्रोपाइन, और देखिए इसका जो नॉर्मल नेम है यानी कि कॉमन नेम है वो है मेथिल एसिटिलीन। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा बनकर तैयार होगा प्रोपाइन। तो देखिए प्रोपीन से हमने Br2 और CCl4 यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया कराई, तो हमारा बनकर तैयार हो गया 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन, यानी कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इसके साथ Br सिंगल बॉन्ड CH2, इसके साथ Br। अब हमने इसकी क्रिया किसके साथ कराई है, अल्कोहल KOH के साथ। ठीक है, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, 2HBr निकल जाएगा, तो हमारा बनकर तैयार हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको बोलेंगे हम प्रोपाइन। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित से कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो हमें यहाँ से कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण लिखना है। फर्स्ट है टॉलुइन, सेकंड है एथेनाइट्राइल, थर्ड है एथेनामाइड, फोर्थ है RGMX RMGX यानी कि गिग्नार्ड अभिकर्मक, अगला है हमारा बेंजोइक एनहाइड्राइड। तो देखते हैं कैसे प्राप्त होगा। हम देखिए फर्स्ट है टॉलुइन, तो हमें यहाँ पर टॉलुइन से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाकर तैयार करना है। तो देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या आता है, जैसे बेंजोइक अम्ल, एसिटिक एसिड, जो सभी अम्ल होते हैं वो आते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल में। तो हम यहाँ पर टॉलुइन से क्या बनाएंगे, टॉलुइन से बनाएंगे हम बेंजोइक अम्ल। तो टॉलुइन क्या होता है, टॉलुइन होता है हमारा ये बेंजीन रिंग पर, ये हमारी बेंजीन रिंग पर CH3, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम टॉलुइन। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, इसको बोलेंगे हम टॉलुइन। तो हम यहाँ पर क्या कराएंगे, हम यहाँ पर टॉलुइन की क्रिया कराएंगे, किसकी उपस्थिति में कराएंगे, तो क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे। किसकी उपस्थिति में क्रिया कराएंगे, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे, यानी कि KMNO4 क्षारीय यानी कि KOH की उपस्थिति में हम इसको गर्म करेंगे, तो हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, हमारा बनकर तैयार हो जाएगा पोटेशियम बेंजोएट। क्या बनकर तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा पोटेशियम बेंजोएट, यानी कि बेंजीन रिंग पर COOK। तो ये हमारा क्या बनकर तैयार हुआ है, ये बनकर तैयार हुआ है पोटेशियम बेंजोएट, पोटेशियम बेंजोएट बनकर तैयार हो गया। अब देखिए जो हमारा पोटेशियम बेंजोएट बनकर तैयार हुआ है, इसकी हम क्या करेंगे, हाइड्रोनियम आयन के साथ क्रिया करा देंगे। हाइड्रोनियम आयन, या तो आप चाहे तो इसको H3O लिख सकते हैं, या आप चाहे तो इसको H2OH+ ऐसे लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, अब देखिए हमारे यहाँ पर क्या बनकर तैयार हो जाएगा, हमारा बनकर तैयार हो जाएगा बेंजीन रिंग पर, ये हमारी बेंजीन रिंग, इस बेंजीन रिंग पर COOH,
इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम बेंजोइक अम्ल, जो एक एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक यौगिक है। क्या बनकर तैयार हुआ, ये हमारा बनकर तैयार हो गया बेंजोइक अम्ल, जो कि एक एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक यौगिक है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। हमने यहाँ पर टॉल्यूइन की क्रिया किसके साथ कराई है, पोटेशियम परमैंगनेट के साथ क्रिया कराई है क्षारीय की उपस्थिति में। तो हमारे यहाँ पर तैयार हुआ है पोटेशियम बेंजोएट, यानी कि बेंजीन रिंग पर COO। अब देखिए इसकी हम क्या कराएंगे, इसके हम हाइड्रोनियम आयन के साथ क्रिया करा देंगे, तो हमारा बनकर आ जाएगा बेंजोइक अम्ल। अब देखिए अगला है हमारा एथेन नाइट्राइल। अब देखिए एथेन नाइट्राइल से हम कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे बनाएंगे, तो बात करें एथेन नाइट्राइल की, तो ये हो जाएगा CH3CN। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम एथेन नाइट्राइल। क्या बोलेंगे, एथेन नाइट्राइल। ठीक है, CH3CN, इसको बोलेंगे एथेन नाइट्राइल। एथेन नाइट्राइल की हम क्या कराएंगे, हम यहाँ पर 2H2O के साथ क्रिया करा देंगे। किसकी उपस्थिति में कराएंगे, इसका हम अम्लीय क्षारीय जल अपघटन कराएंगे। क्या कराएंगे, इसका हम अम्लीय क्षारीय जल अपघटन कराएंगे और OH-। तो यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगा, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर है CH3CN और यहाँ पर है 2H2। तो हम चाहे तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं CH3CN, और देखिए H2O 2H2O को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं HOH, यानी कि हम यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से एक N निकाल देंगे और ये 3 H निकाल देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा निकल जाएगा NH3, यानी कि अमोनिया हमारे यहाँ से माइनस हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे यहाँ पे, हमारे यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा CH3COOH, जिसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड। तो देखिए एथेन नाइट्राइल की हम जल के साथ क्रिया कराएंगे, अम्लीय क्षारीय इसका जल अपघटन कराएंगे, तो हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, एसिटिक एसिड CH3COOH। इसको बोलेंगे हम एसिटिक एसिड, और देखिए इसका IUPAC नाम होगा एथेनोइक एसिड। आप चाहे तो नीचे लिख सकते हैं। अब देखिए अगला है हमारा एथेनामाइड। तो एथेनामाइड का हमें क्या कराना है, एथेनामाइड से हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना है। तो हम जानते हैं एथेनामाइड, या आप कह सकते हैं इसको एसिटेमाइड भी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है CH3CONH2। इसको बोलते हैं हम एथेनामाइड। क्या बोलते हैं, एथेनामाइड। एथेनामाइड का हम क्या कराएंगे, यहाँ पर हम जल अपघटन करा देंगे, यानी कि H2O के साथ क्रिया करा देंगे। एथेनामाइड का हम यहाँ पर अम्लीय जल अपघटन कराएंगे, तो हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, हमारा बनकर तैयार हो जाएगा एसिटिक एसिड। क्या बनकर तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा हमारा एसिटिक एसिड, क्योंकि देखिए NH2 हम यहाँ से ले लेंगे, एक H हम यहाँ से ले लेंगे, तो हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा CH3COO, और यहाँ से एक H बनता है CH3COOH। इसको बोलते हैं हम एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं हम एसिटिक एसिड, और हमारा क्या निकल कर तैयार हो जाएगा, NH3, यानी कि एथेनामाइड का हम अम्लीय जल अपघटन कराएंगे, तो हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, एसिटिक एसिड बनकर तैयार हो जाएगा, और यहाँ से अमोनिया निकल जाएगी। अब देखिए अगला है हमारा RMGX, जिसको हम गिग्नार्ड अभिकर्मक बोलते हैं। तो हम गिग्नार्ड अभिकर्मक से यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाएंगे। तो हम जानते हैं गिग्नार्ड अभिकर्मक का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है RMGX। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, RMGX की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करा देंगे। तो RMGX यानी कि गिग्नार्ड अभिकर्मक की हम यहाँ पर क्या कराएंगे, गिग्नार्ड अभिकर्मक की हम यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करा देंगे। तो हम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं O+C+O, या आप चाहे तो इसको CO2 भी लिख सकते हैं, यह है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसका कराएंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति। इसकी क्रिया जो कराएंगे वो कराएंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में। शुष्क ईथर, जब हम इसकी क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराएंगे, तो हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, हमारे एक मध्यवर्ती उत्पाद बनकर तैयार हो जाएगा। क्या बनकर तैयार हो जाएगा, हमारे एक मध्यवर्ती उत्पाद बनकर तैयार हो जाएगा RC+O, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड OMGX। ये हमारा क्या है, ये हमारा एक मध्यवर्ती उत्पाद है। तो देखिए जो हमारा मध्यवर्ती उत्पाद है, तो ये जो हमारा मध्यवर्ती उत्पाद बनकर तैयार हुआ ना, इसका हम अम्लीय जल अपघटन कराएंगे। क्या कराएंगे, इसका हम अम्लीय जल अपघटन करा देंगे। ठीक है, इसका हम अम्लीय जल अपघटन कराएंगे, तो H+OH-।
तो हम यहाँ पर क्या बनकर तैयार हो जाएगा, यहाँ बनकर तैयार हो जाएगा RCOOH, RCOOH। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक, तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए और क्या बनकर तैयार हो जाएगा, और बनकर तैयार हो जाएगा MgOH। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए गिगनार्ड अभिकर्मक, हम यहाँ पर गिगनार्ड अभिकर्मक की कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ क्रिया करेंगे शुष्क ईंधन की उपस्थिति में, तो हमारा ये मध्यवर्ती उत्पाद बनकर तैयार होगा। अब ये मध्यवर्ती उत्पाद का हम जल अपघटन कराएंगे तो हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल बनकर तैयार हो जाएगा और MgOH बनकर तैयार हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला है बेंजोइक एनहाइड्राइड से कार्बोक्सिलिक अम्ल हमें बनाना है। तो हम जानते हैं बेंजोइक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है C6H5CO ट्वाइस O। तो ये क्या होता है, ये होता है हमारा बेंजोइक एनहाइड्राइड। क्या होता है फ्रेंड्स, ये होता है बेंजोइक एनहाइड्राइड। इसका हम नाम नीचे मेंशन कर देते हैं, बेंजोइक एनहाइड्राइड। देखिए फ्रेंड्स ये जैसे ये है, कैसे प्राप्त करेंगे, क्या होता है जब, ये आपको तभी पता होगी जब आपको इसके सूत्र अच्छे से याद होंगे। अगर आप सूत्र में कंफ्यूज होंगे तो फिर आपको ये याद नहीं होंगी। तो अगर आपको अभी भी सूत्र में कन्फ्यूज़न हो रही है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आपके लिए एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे जिसमें क्लास 12 केमिस्ट्री की पूरी बुक के सूत्रों, जिससे आपको क्वेश्चंस करने में आसानी हो जाएगी। तो हम क्या कराएंगे, हम यहाँ पर बेंजोइक एनहाइड्राइड का क्या करा देंगे, जल अपघटन करा देंगे, यानी कि जल के साथ क्रिया करा देंगे। तो हमारे यहाँ पर क्या बनकर तैयार हो जाएगा, बेंजोइक एसिड 2C6H5COOH। तो क्या बनकर तैयार हो जाएगा, ये बनकर तैयार हो जाएगा बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, इसको बोलेंगे बेंजोइक अम्ल। तो बेंजोइक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होता है, C6H5CO ब्रैकेट में 2 O। इसका हमने जल अपघटन कराया, यानी कि जल के साथ क्रिया कराई है, तो हमारा बेंजोइक अम्ल बनकर तैयार हो गया। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला हमारा प्रश्न नंबर 6 का ख पार्ट, जो कि हमसे अथवा करके पूछा गया था। तो इसमें देखिए हमसे फर्स्ट पार्ट पूछा गया, डाई एथिल ईथर की HI से अभिक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। तो हमें यहाँ पर डाई एथिल ईथर की HI के साथ अभिक्रिया की क्रियाविधि को समझाना है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है डाई एथिल ईथर। तो डाई एथिल ईथर की HI से अभिक्रिया एक न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। क्या है, डाई एथिल ईथर की HI से अभिक्रिया एक न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है जो SN2 क्रियाविधि का अनुसरण करती है। इस अभिक्रिया के उत्पाद एथेनॉल C2H5OH और एथिल आयोडाइड होते हैं। क्या होते हैं, डाई एथिल ईथर की HI से अभिक्रिया एक न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। क्या है, डाई एथिल ईथर की HI से अभिक्रिया एक न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है जो SN2 क्रियाविधि का अनुसरण करती है। इस अभिक्रिया के उत्पाद एथेनॉल प्राप्त होता है और एथिल आयोडाइड बनकर तैयार हो जाता है। तो ये हमारी डाई एथिल ईथर की HI से अभिक्रिया की क्रियाविधि। अब हम इसकी यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया लिख लेते हैं। डाई एथिल ईथर का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5O C2H5। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम डाई एथिल ईथर। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं डाई एथिल ईथर। तो हम यहाँ पर डाई एथिल ईथर की क्या कराएंगे, हम यहाँ पर HI के साथ क्रिया करा देंगे और ये जो क्रिया होगी ये होगी 100 डिग्री सेल्सियस पर। क्या होगी, डाई एथिल ईथर की हम यहाँ पर HI के साथ क्रिया करा देंगे 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो हमारे यहाँ पर बनकर आ जाएगा एथिल आयोडाइड, यानी कि C2H5I। इसको बोलेंगे हम एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड बनकर तैयार हो जाएगा। और हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, हमारा बनकर तैयार हो जाएगा एथिल अल्कोहल, यानी कि C2H5OH। क्योंकि देखिए एक C2H5 तो I के साथ चला गया, एक C2H5O ये H के साथ चला जाएगा, तो इसको बोलेंगे हम एथिल अल्कोहल। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, इसको बोलेंगे हम एथिल अल्कोहल। ठीक है, तो देखिए डाई एथिल ईथर की हम HI के साथ क्रिया करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो हमारा बनकर तैयार हो जाएगा एथिल आयोडाइड और हमारा एथिल अल्कोहल बनकर तैयार हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारे इसमें सेकंड पार्ट है, अल्कोहल के निर्जलन की क्रियाविधि समझाइए। तो हमें यहाँ पर अल्कोहल के निर्जलन की क्रियाविधि को समझाना है। तो देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं प्रोटिक अम्लों, जैसे H+ आयन दे देते हैं। प्रोटिक अम्ल क्या होता है, प्रोटिक अम्ल वो होते हैं जो H+ आयन दे देते हैं, जैसे H2SO4 H3PO4 की उपस्थिति में अल्कोहल निर्जलित हो जाते हैं। अभिक्रिया का उत्पाद एल्कीन अथवा ईथर होगा। यह अभिक्रिया की परिस्थितियों पर निर्भर करता है।
फिर से देखिए प्रोटिक अम्लों, जो प्रोटिक अम्ल क्या होते हैं, जो H+ आयन दे देते हैं, जैसे H2SO4 H3PO4 की उपस्थिति में अल्कोहल क्या हो जाता है, निर्जलित हो जाता है, क्योंकि हमसे पूछा गया है अल्कोहल का निर्जलन। ठीक है, अभिक्रिया का उत्पाद क्या होता है, जो हमारा कंपाउंड बनकर तैयार होगा वो एल्किन बनकर तैयार होगा या ईथर बनकर तैयार होगा। यह अभिक्रिया की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। तो चलिए आगे देखते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपने इतना स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और देखिए फ्रेंड्स, ये ऐसी क्वेश्चन है जो कि हमसे डायरेक्टली 5-5 मार्क्स से पूछा गया है, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा अल्कोहल के निर्जलन की क्रियाविधि को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल पूछा जाता है। मैंने अब तक जितने पेपर सेट कराए हुए हैं उनमें ये बार बार रिपीट हुआ है। अब देखिए अगला हमारा, इसी में ही हम इसका आगे आंसर लिखते हैं। हम उदाहरण करके लिखते हैं अल्कोहल से एल्किन। पहले हम अल्कोहल से एल्किन बनाएंगे, फिर हम अल्कोहल से ईथर कैसे बनता है ये बनाकर दिखाएंगे। तो देखिए अल्कोहल से एल्किन, हम जानते हैं अल्कोहल, तो हम यहाँ पर लेंगे एथिल अल्कोहल CH3 CH2OH। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम एथिल अल्कोहल। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इसको बोलेंगे हम एथिल अल्कोहल। CH3 CH2OH, इसको बोलेंगे एथिल अल्कोहल। तो हम यहाँ पर एथिल अल्कोहल का क्या कराएंगे, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे, कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे, और ये जो क्रिया होगी वो होगी 443 केल्विन ताप पर। ठीक है, एथिल अल्कोहल के हम यहाँ पर सांद्र H2SO4 के साथ 443 केल्विन ताप पर 443 केल्विन ताप पर क्रिया कराएंगे, तो हमारा बनकर तैयार हो जाएगा एथिलीन, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलेंगे हम एथिलीन, या आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं C2H4, ये आपकी मर्जी है। तो ये है एथिलीन। क्या है फ्रेंड्स, ये है एथिलीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, और हमारा यहाँ पर जल बनकर तैयार हो जाएगा। तो एथिल अल्कोहल का हम यहाँ पर सांद्र H2SO4 के साथ 443 केल्विन ताप पर इसको गर्म करेंगे, तो हमारा बनकर तैयार हो जाएगा एथिलीन, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, और हमारा जल बनकर तैयार हो जाएगा। अब देखिए इसी में अगला है अल्कोहल से ईथर। तो हम यहाँ पर अल्कोहल से ईथर कैसे बनाएंगे, तो हम यहाँ पर एथिल अल्कोहल लेंगे 2CH3 CH2OH। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल की हम यहाँ पर क्या कराएंगे, एथिल अल्कोहल का हम यहाँ पर सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया करा देंगे, और ये जो क्रिया होगी वो होगी 413 केल्विन ताप पर। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर क्या बनकर आ जाएगा, हमारा बनकर आ जाएगा डाई एथिल ईथर। तो CH3 CH2O CH2 CH3, इसको बोलेंगे हम डाई एथिल ईथर। तो ये हमारा डाईएथिल ईथर बनकर तैयार हो गया, और हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, और हमारा जल बनकर तैयार हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स इतना अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी क्रियाविधि को देखते हैं। तो पहले हम लिखते हैं अल्कोहल का निर्जलीकरण निम्न पदों में होता है, यानी कि ये हमारे स्टेप में होती है। तो स्टेप 1 होता है प्रोटोनीकृत अल्कोहल का निर्माण। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा प्रोटोनीकृत अल्कोहल का निर्माण। तो देखिए यहाँ पर हम प्रोटोनीकृत अल्कोहल का निर्माण करेंगे, तो हम यहाँ पर H2SO4 लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये H+ आयन में, और ये और किस में टूट जाएगा, ये टूट जाएगा HSO4 माइनस आयन में। तो और ये क्या है, ये हमारा एक दुर्बल क्षार है, ये हमारा एक दुर्बल क्षार है, ये दुर्बल क्षार है, और ये हमारा प्रबल क्षार है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम यहाँ पर क्या लेंगे, अब यहाँ पर लेंगे हम प्राथमिक अल्कोहल CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। तो हम लेंगे प्राथमिक अल्कोहल, जिसको हम एथिल अल्कोहल भी बोलते हैं। अब ऑक्सीजन O पर क्या है, O पर नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। O पर क्या होंगे, O पर नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, ये है हमारे नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये क्रिया होगी H+ आयन की उपस्थिति में, और ये जो क्रिया होगी वो होगी फास्ट, यानी कि तीव्र। ये देखिए ये हमारा प्राथमिक अल्कोहल है, और ये है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पर क्या है, ऑक्सीजन पर हमारे नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो जो हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल से हमें जो प्रोटॉन मिला है H+ आयन, अब ये क्या करेगा, ये H+ आयन इलेक्ट्रॉन चाहता है कि O से नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन लेना, ये इससे नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन लेगा, तो O पर क्या आ जाएगा, जब इससे नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो O पर हमारा क्या आ जाएगा, O पर आ जाएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ऐसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O, और जब इसने जो हमारा H2SO4 से हमारा ये प्राप्त हुआ था, H2SO4 से हमारा H आया था,
यानी कि प्रोटॉन आया था, तो ये चाहता था कि ऑक्सीजन से ये नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन लेना। तो जब इसने इसको नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन दे दिए तो यहाँ पर आ गया ऑक्सीजन पर आ जाएगा प्लस का चार्ज, और ये चाहे तो नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन पर क्या आ गया, ऑक्सीजन पर आ गया नॉन पेयर, ऑक्सीजन पर आ गया प्लस का चार्ज। तो हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं प्रोटोनीकृत अल्कोहल। क्या लिख सकते हैं इसको, हम लिख सकते हैं प्रोटोनीकृत अल्कोहल। इसको हम लिख सकते हैं प्रोटोनीकृत अल्कोहल। ठीक है फ्रेंड्स, फिर से देखिए ये था हमारा प्राथमिक अल्कोहल। हमने यहाँ पर प्राथमिक अल्कोहल जो हमारा H2SO4 से हमारा जो प्रोटॉन प्राप्त हुआ है, हमने इसके साथ क्रिया करा दी, और ये जो क्रिया होगी वो होगी तीव्र गति में। तो जब हमने इसके साथ क्रिया कराई तो हमारा प्राप्त हो गया प्रोटोनीकृत अल्कोहल। और ये जो हमारा H2SO4 से प्राप्त हुआ था ना प्रोटॉन, ये चाहता था इस ऑक्सीजन से नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन लेना, तो जब इसने इसको दे दिए तो फिर यहाँ पर आ जाएगा प्लस का चार्ज। तो ये हमारा प्रोटोनीकृत अल्कोहल है। अब देखिए स्टेप 2 हमें क्या कहता है। स्टेप 2 में होता है स्थायी कार्बोधनायन का बनना। स्टेप 2 में क्या बनेगा, स्टेप 2 में बनेगा कार्बोधनायन। ठीक है, अब ये जो है CH3 CH2OH, इसके साथ है 2 इलेक्ट्रॉन, ये नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और इस पर है प्लस का चार्ज, यानी कि प्रोटोनीकृत अल्कोहल है। तो ये क्रिया क्या होगी, ये क्रिया होगी ये होगी धीमी गति से, यानी कि मंद गति से होगी ये क्रिया। और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें देखिए और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर एक, जब ये इसको दे रहा था तो फिर यहाँ पर क्या है, एक H आ रहा था, ये हम यहाँ पर लिखना भूल गए, इस O के साथ, O के नीचे आ रहा था ये H। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए ये है प्रोटोनीकृत अल्कोहल। ठीक है, क्योंकि देखिए ये H फिर कहाँ जाता, ये O के साथ आ गया यहाँ पर नीचे। ठीक है, अब ये ऐसे, अब ये क्या होगी, ये क्रिया होगी मंद गति से, तो इसमें से ये क्या निकल जाएंगे, ये निकल जाएंगे H2O, यानी कि इसमें से H2O माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। ये क्या बचेगा, ये बनेगा हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, यह स्थायी कार्बोधनायन का बनना। ठीक है, तो ये जो होगी ये होगी मंद गति से। ठीक है, अब देखिए स्टेप 3 क्या कहता है। स्टेप 3 बोलता है ताप के आधार पर नाभिक स्नेह अभिकर्मक का आक्रमण या विप्रोटोनीकरण। प्रोटोनीकरण क्या होता है, विप्रोटोनीकरण क्या होता है, यानी कि प्रोटॉन का निकलना, यानी H+ आयन निकलना, ये होता है विप्रोटोनीकरण। क्या होता है, प्रोटॉन का निकलना या H+ आयन का निकलना। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखिए, तो यहाँ पर जो अभिक्रिया होगी 443 केल्विन ताप पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, तो विप्रोटोनीकरण से क्या प्राप्त होगी, एथीन भी प्राप्त होगी और ईथर भी प्राप्त हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं विप्रोटोनीकरण विप्रोटोनीकरण से एथीन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, विप्रोटोनीकरण से एथीन प्राप्त होती है। ठीक है, इस विप्रोटोनीकरण से एथीन प्राप्त होगी, तो वो कैसी हो जाएगी, ये जो प्राप्त हुआ ना CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, तो इस पर कार्बन के साथ ऊपर क्या था, ये था पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ से एक H+ जो आयन है वो निकल जाएगा। तो यहाँ पर हमारी क्या बन जाएगी, यहाँ पर बन जाएगी CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एथीन। क्या बोलेंगे इसको एथीन या एथिलीन, कुछ भी बोल सकते हैं, आपको C2H6 भी लिख सकते हैं। तो हमारी विप्रोटोनीकरण से एथीन प्राप्त हुई है। अब देखिए हम क्या करेंगे, विप्रोटोनीकरण से ईथर प्राप्त होगा, तो वो कैसे प्राप्त होगा देखते हैं। विप्रोटोनीकरण से ईथर प्राप्त होगा। तो देखिए वो कैसे प्राप्त होगा, CH3 CH2 हमें ये दिया गया था, और देखिए और जो था O पर क्या था, नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन थे, इसके साथ H था, और यहाँ पर CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 है ये। ठीक है, इसके साथ हम क्रिया कराएंगे। अब देखिए आप सोचोगे ये कहाँ से आया है, तो देखते हैं, ये देखिए आया है यहाँ से। तो देखिए ये आया है यहाँ से, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड O के साथ नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ H, तो ये आया है यहाँ से, क्योंकि हम यहाँ पर करा रहे हैं विप्रोटोनीकरण।
तो चलिए देखते हैं। अब देखिए ये तो फिर यहाँ पर क्या बनकर तैयार होगा, जब हम इसके साथ क्रिया कराएंगे तो यहाँ बनकर तैयार हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O, इसके साथ H आ जाएगा और ये आ जाएगा नीचे CH2 CH3। इस पर आ गए नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब ये जो ये है ना, ये इसके साथ आ जाएगा तो ये आ जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा एक H+ आयन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ से एक H+ आयन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ बनेगा हमारा डाईएथिल ईथर CH3 CH2 O CH2 CH3। तो ये हमारा क्या बनकर तैयार हुआ है, ये बनकर तैयार हुआ है डाईएथिल ईथर। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। तो फ्रेंड्स कल की वीडियो में हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि आज वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है इसके कारण, तो आपको भी परेशानी होगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम ये क्वेश्चन कल की वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।